तो गाइस जैसे कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे चल रहा है सोशल फार्मेसी जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इसके अंदर यूनिट चल रही है हमारे यहाँ पे 4। तो देखिए यूनिट 4 के अंदर यहाँ पे हमारी जो कम्युनिकेबल डिसीज है इनको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीज में हमारा जो यहाँ पे कोविड-19 है, यहाँ तक का सिलेबस हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर डिप्थीरिया से हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी डिसीज नंबर 6 रहेगी और हमारा जो यहाँ पे इबोला है। तो यहाँ तक का सिलेबस इस लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो हमारी यहाँ पे डिसीज नंबर 6 है डिप्थीरिया। देखिए इसको हिंदी में हम कहते हैं गला घोंटू रोग। अब ये जो इसका हिंदी में नाम है गला घोंटू रोग, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब कि जो हमारी डिप्थीरिया डिसीज है हमारी एक बीमारी है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो गला होता है ना थ्रोट, उसमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई हमारा गला घोंट रहा है। असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका रीजन क्या होता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख लीजिए। देखिए क्या होता है, हमारा जो गला होता है इसके अंदर दोनों साइडों में जैसा आपको दिख रहा है ना, ये दोनों साइड में व्हाइट व्हाइट ये जमा हो जाता है या बीच में भी हो जाता है। या कभी कभी क्या होता है, हमारे जो यहाँ पे गला है थ्रोट, इसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह भी कोज हो जाती है। तो इसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है, असल में नहीं होता है लेकिन ऐसा फील होता है जैसे कोई गला घोंट रहा है। इसलिए इसको यहाँ पे हिंदी में कहते हैं गला घोंटू रोग। तो आई थिंक आपको बेसिकली समझ में आ गया डिप्थीरिया हमारे यहाँ पे क्या होता है। हमारी जो थ्रोट है इसकी हमारी ये डिसीज है। आगे ये जो हमारी बीमारी है, चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है। इन्फेक्शियस डिसीज अफेक्टिंग मोस्ट कॉमनली थ्रोट, टॉन्सिल्स, लेरिनक्स और नोज। तो कहने का मतलब है ये जो हमारी डिप्थीरिया ये एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज है, मतलब तेजी से फैलने वाली हमारी एक इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन के थ्रू हमारी होती है, एक डिसीज है, बीमारी है जो अफेक्ट करती है मोस्ट कॉमनली थ्रोट। देखिए थ्रोट का हिंदी में मतलब होता है हमारा जो गला होता है। टॉन्सिल्स क्या होती है आप स्क्रीन पे देख लीजिए, साथ ही में हमारा जो लेरिनक्स होता है ये भी हम गले को ही कह सकते हैं। आगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे जो कि हमारा एचएपी में है, तो वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा आपको ये थ्रोट टॉन्सिल्स वगैरह। साथ में हमारी जो यहाँ पे नोज होती है। तो मोस्ट कॉमनली ये जो हमारे पार्ट है इनको यहाँ पे डिप्थीरिया जो है ये अफेक्ट करता है। तो ये हो जाता है। अच्छा इसमें सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं। इट वाज ए कॉमन डिसीज ऑफ चिल्ड्रन बट आफ्टर द डेवलपमेंट्स ऑफ वैक्सीन। कहने का मतलब है ये जो हमारे यहाँ पे डिप्थीरिया है, तो पहले की हम बात करें तो ये जो बच्चे होते हैं ना उनमें ज्यादा मतलब मोस्ट कॉमन थी ये, मतलब इजिली हो जाती थी। लेकिन बट आफ्टर डेवलप्ड ऑफ वैक्सीन, लेकिन जब यहाँ पे डिप्थीरिया की वैक्सीन बना ली गई उसके बाद में इट हैज बिकम लेस कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज। अब क्या है, वैक्सीन बनने के बाद में जो हमारी डेवलप कंट्रीज है, जैसे इंडिया का एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है बीमारी बहुत ही लेस, मतलब कम ये कॉमन देखने को मिलती है। मतलब होती है लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन क्या होता है जो यहाँ पे डेवलप कंट्रीज नहीं है, जैसे कि देखिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका में क्या होता है कोई सी भी हमारी बीमारी हो मोस्ट कॉमनली वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो कह सकते हैं डेवलप कंट्रीज में वैक्सीन के बनने के बाद में इतनी कॉमन ये डिसीज हमारी नहीं रही है। तो ये हो जाता है। सेकंड इसमें हम देख लेते हैं इसका पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट्स मतलब जिससे डिप्थीरिया हमारे ये कोज होता है। तो इसका नाम है यहाँ पे कोर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव एजेंट है जो कोज करता है यहाँ पे डिप्थीरिया को। ये हमारा हो जाता है। अब चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी सीधा यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि जो डिप्थीरिया है तो इन्फेक्शियस डिसीज है तो एक से दूसरे में भी कम्युनिकेबल होगी। तो किस तरह से हमारी ये होती है, तो इट इज स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड थ्रू कैरीज एंड पेशेंट्स। क्या है कि मतलब ये जो हमारी एक से दूसरे में स्प्रेड मतलब कि फैल रही है, तो सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे कैरी जो एक वाहक होता है जिससे दूसरे में जा रही है, हम कह सकते हैं जो पेशेंट्स है। बस सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे बोलने से भी जा सकती है या एक का छोटा खाना दूसरे ने खा लिया, इस तरह से हमारा हो सकता है। कुल मिला के इन्फेक्शन एक से दूसरे में जाता है तो हमारी ये फैल जाती है। इस तरह से आप समझ लीजिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि जब ये किसी की बॉडी में गया तो कितने टाइम बाद फर्स्ट टाइम सिम्टम यहाँ पे शो होते हैं, तो ये 2 से 5 दिन का टाइम ले लेता है, उसके बाद इसके सिम्टम यहाँ पे शो होने लगते हैं। ये हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस। इसको सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे सिम्टम्स, मतलब कि किसी को डिप्थीरिया हो जाता है तो कौन से सिम्टम्स यहाँ पे शो होते हैं, जैसे कि फर्स्ट फीवर, बुखार हो सकता है, पेटिक थकान हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे सोर थ्रोट क्या होता है, अभी गले में घाव वगैरह भी हो सकते हैं, गला खराब हो सकता है, सीधा हम कह सकते हैं क्योंकि हमारी थ्रोट की डिसीज है। और नेक्स्ट यहाँ पे ब्लूइश स्किन, मतलब जो हमारी स्किन का कलर है यहाँ पे ब्लूइश हो सकता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। एक्सेट्रा और भी हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब कि किसी को डिप्थीरिया हो गया तो यहाँ पे फार्मासिस्ट के क्या रोल होंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे एजुकेट पेशेंट, मतलब कि फार्मासिस्ट का काम है यहाँ पे पेशेंट को एजुकेट करना इस डिसीज के बारे में, कुछ प्रिकॉशंस के बारे में।
सेकंड यहाँ पे आर्टिकल यूज्ड बाय पेशेंट शुड बी डिसइंफेक्टेड, मतलब कि जो आर्टिकल यहाँ पे पेशेंट के थ्रू यूज किए जा रहे हैं उनको डिसइंफेक्ट करना, जिससे कि कोई और उन आर्टिकल को छू रहा है उन चीज़ों को तो उसके अंदर वो इन्फेक्शन यहाँ पे ना जाए, तो ये हो जाता है। अच्छा यहाँ पे थर्ड है गुड पर्सनल हाइजीन शुड बी मेंटेन, मतलब कि जो पेशेंट है उसको अपना जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करने की सलाह देना या वहाँ पे उसको मेंटेन कराना, ये हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट एट होम और हॉस्पिटल इन ए वेल वेंटिलेटेड रूम, या कह सकते हैं जो पेशेंट है उसको उसका आइसोलेशन करना या तो घर के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर या एक वेल वेंटिलेटेड रूम के अंदर। आइसोलेशन का सीधा मतलब होता है उसको एक ऐसी जगह पे रखना जो इन्फेक्शन फ्री हो और किसी के अंदर वहाँ पे इन्फेक्शन ना फैले, इस तरह से। देखिए गला थोड़ा सा खराब है तो हो सकता है आपको दबी दबी आवाज़ थोड़ी सी आ रही हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एजुकेटेड अबाउट डीपीटी वैक्सीन, मतलब कि हमारी जो डिप्थीरिया है इसकी जो वैक्सीन होती है उसके बारे में एजुकेट करना कि इसकी वैक्सीन आप लगवाएं सही हो जाएंगे, इस तरह से एक्सेट्रा और भी हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट था डिप्थीरिया हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं वोपिंग कफ। अब देखिए वोपिंग कफ जिसको हिंदी में हम कहते हैं काली खांसी होती है, इसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। इट इज हाईली इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच अफेक्ट ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। कहने का मतलब है हमारे जो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे कफ कोई भी हमारा कफ हो सीधा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इससे खराब जाती है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हमारी जो वोपिंग कफ होता है हमारी हाईली इन्फेक्शियस डिसीज होती है, मतलब कि आप अगर छींक रहे हैं खांस रहे हैं आपके कॉन्टेक्ट में कोई और आ रहा है तो इजिली उसके अंदर भी ये चली जाती है। और ये कहाँ की होती है हमारी जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है इसकी हमारी ये डिसीज होती है, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। और साथ में कह सकते हैं विच अफेक्ट, जो कि हमारी वोपिंग कफ अगर ये किसी को हो रही है तो बॉडी के कौन से पार्ट हैं जिसको अफेक्ट करती है, क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो रही है तो हमारा जो ट्रेकिया होता है जो हमारी वायु नली होती है जिससे वायु हम बॉडी में ले रहे हैं, साथ ही हमारी जो ब्रोंकाई होती है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म श्वास नली, मतलब कि जिससे हम श्वास वगैरह लेते हैं उसकी जो सूक्ष्म यहाँ पे होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाता है। कहने का मतलब है हमारे जो यहाँ पे वोपिंग कफ होता है हमारा हाईली इन्फेक्शियस डिसीज है हमारी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जो कि हमारे यहाँ पे ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को यहाँ पे मेनली अफेक्ट करता है। तो ये हो जाता है। देख लेते हैं इट अकर्स इन ऑल एजेस बट मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे जो वोपिंग कफ है किसी भी एज में ये हो सकता है लेकिन मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो जाती है और यहाँ पे एक लाइन हो रहा है अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें ही मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, बाकी ऐसा नहीं है किसी भी एज में नहीं हो सकता, यहाँ पे ये हो सकता है, ये हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके पॉजिटिव एजेंट। तो पॉजिटिव एजेंट में यहाँ पे हमारा नाम रहेगा बोल्डिटेला पर्टुसिस। तो ये इसका नाम है, किसका नाम है, हमारे पॉजिटिव एजेंट का जिससे हमारे ये कॉज होता है। सीधा कहने का मतलब अगर किसी और के अंदर ये हमारी डिसीज ट्रांसफर हो रही है तो हमारा यही वाला जो एजेंट है ये किसी की बॉडी में जाएगा। एपिडेमियोलॉजी में फर्स्ट हम देख लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सीधा वही हमारे जो पहले से हम देखते आ रहे हैं, इट स्प्रेड डायरेक्टली बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्नीजिंग, टॉकिंग, मतलब कि सीधा आपके सामने कोई खड़ा है कोई ऐसा पर्सन जिसको वोपिंग कफ नहीं है लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसके सामने आप छींक रहे हैं या उससे बातचीत कर रहे हैं तो हो सकता है आपका जो स्पुटम निकल रहा है उसकी जो ड्रॉपलेट है वो दूसरे की बॉडी में चल जाए, वो इनहेल कर ले जिससे उसको भी वो फैल जाए। तो कह सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हमारा ये फैल सकता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो यहाँ पे 7 से 14 दिन का टाइम होता है इसके इंक्यूबेशन पीरियड का। फर्स्ट टाइम इसमें सिम्टम हमारे यहाँ पे नजर आते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, मतलब कि किसी को यहाँ पे वोपिंग कफ हो जाता है तो किस तरह के सिम्टम वहाँ पे उसको नजर आ सकते हैं। जैसे कि देखिए उसको माइल्ड फीवर, मतलब कि हल्का उसको बुखार देखने को मिल सकता है। इरिटेटिंग कफ, मतलब कि ऐसा कफ जो बार बार इरिटेट कर रहा है एक तरह से, वो हमारा हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। देखिए क्या होता है हमारी जो सांस लेने वाली नली है ना तो कह सकते हैं वहाँ पे हमें डिफिकल्टी होती है, मतलब सांस सही से हम नहीं ले पाते हैं इस तरह से, और सभी तरह के हमारे जो कफ होते हैं उनमें दिक्कतें हमारी आती आती हैं, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब कि जो वोपिंग कफ है उसमें फार्मासिस्ट के क्या रोल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे अवेयरनेस अबाउट दी वोपिंग कफ, मतलब कि ऐसा समझिए एक सोसाइटी में अगर वोपिंग कफ फैल रहा है तो यहाँ पे कह सकते हैं जो फार्मासिस्ट होता है वहाँ पे अवेयर करे उस सोसाइटी के लोगों को कि भाई ये इन्फेक्शन डिसीज है थोड़ा सा इससे बच करें जिससे कि औरों में ना फैले, इस तरह से पेशेंट को भी एजुकेट करे। नेक्स्ट है यहाँ पे इंस्ट्रक्ट टू आइसोलेट पेशेंट,
मतलब कि जो पेशेंट है उसको आइसोलेशन लेने की सलाह देना और किस तरह से उसको आइसोलेट अपने आप को करना है, उसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन करना, मतलब कि उसको बताना सीधा इस तरह से है। मास्क मतलब कि मास्क लगाने की सलाह देना या खुद भी पहनना कह सकते हैं। मेंटेन गुड हाइजीन मतलब कि गुड हाइजीन मेंटेन करने की यहाँ पे सलाह देना। तो ये सब सलाह किसको दी जा रही है? पेशेंट को दी जा रही है क्योंकि उसको है, या और लोगों को भी यहाँ पे दी जा सकती है सोसाइटी के, जिससे कि जो पेशेंट है उसके कॉन्टेक्ट में अगर आए उन्होंने मास्क वगैरह लगाया हुआ है तो इसके फैलने के चांसेस कम रहे। तो ये हमारा हो जाता है। अब चलिए इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस। देखिए ट्यूबरकुलोसिस हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी डिसीज़ है। इसके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और ये जो हमारी डिसीज़ है तो फर्स्ट ईयर में आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर भी ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ा होगा। सेकेंड ईयर में आप फार्माकोथेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजी में भी इसको आप पढ़ेंगे। तो अच्छे से देख लेते हैं। देखिए ट्यूबरकुलोसिस जिसको एक नाम से और हम यहाँ पे जानते हैं टीबी। तो टीबी आपके लिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए मतलब हमारे यहाँ पे एक ही है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, या डेफिनेशन से पहले हम आपको बता दें हमारे जो लंग्स होते हैं या हमारे लंग्स से अलग जो पार्ट होते हैं। तो हमारी जो ट्यूबरकुलोसिस होती है 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो कि हमारी बॉडी के लंग्स में होती है। एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो कि हमारे लंग्स से अलग होती है। तो चलिए देख लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारी टीबी होती है इज ए क्रोनिक इन्फेक्शन डिसीज ऑफ लंग्स कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कहने का मतलब है यहाँ पे हमारी जो ट्यूबरकुलोसिस होती है ये क्रोनिक इन्फेक्शन डिसीज होती है। क्रोनिक का यहाँ पे मतलब है लंबे टाइम तक चलने वाली हमारी ये डिसीज होती है। ऑफ लंग्स हमारी जो लंग्स होती हैं उनकी, कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हमारी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होती है उनसे हमारी ये कॉज होती है। हमारे कौन से होते हैं? पॉजिटिव एजेंट में इनको यहाँ पे हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट इंटेस्टाइन्स एंड अदर पार्ट्स। तो कह सकते हैं हमारे वैसे लंग्स की डिसीज है, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में हमारी जो इंटेस्टाइन्स है वो और हमारे जो अदर पार्ट्स हैं हमारे ऑर्गन्स है वो भी इसमें हमारे आ जाते हैं। तो वैसे मेनली हमारी लंग्स में होती है लेकिन उससे अलग भी हमारी ये हो सकती है। तो ये हमारा हो जाता है। अब चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट्स। देखिए पॉजिटिव एजेंट्स इसके यहाँ पे और भी होते हैं लेकिन हमने यहाँ पे ओनली 2 लिखे हुए हैं, यही आपके लिए यहाँ पे। तो फर्स्ट है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड यहाँ पे रहेगा माइकोबैक्टीरियम बोविस। तो और भी हमारे होते हैं लेकिन ये 2 आपके लिए इनफ, आप इतने ही यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे पॉजिटिव एजेंट होते हैं जो कि बॉडी में एंटर करके यहाँ पे इसको कोस करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है। अब चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह से जो ट्यूबरकुलोसिस होती है दूसरी बॉडी में मतलब एक से दूसरे में जा सकती है। जैसे कि इट इज स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब वही आप बातचीत करें आपके माउथ से ड्रॉपलेट निकल रही उसमें ये जो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम में प्रेजेंट है दूसरे की बॉडी में उसने इनहेल कर लिया तो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका काफ़ी लॉन्ग होता है, जैसे कि और हमारे डिसीज का कुछ दिन होता है लेकिन इसका यहाँ से फ्यू मंथ्स टू ईयर्स मतलब कि कुछ महीने से लेकर कुछ साल भी यहाँ पे ले सकती है जब तक कि हमें पता चलेगा यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस हमें हो गई है। नॉर्मली कब पता चलता है? जबकि आप सुबह में खांस रहे हैं, आपका जो स्पुटम है उसमें ब्लड आ रहा है या हिसाब से ज़्यादा आपको खांसी हो रही है, इस तरह से हम इसकी जांच कराते हैं, हमें पता चलता है कि ट्यूबरकुलोसिस हमें हो गई है। मतलब कि स्टार्टिंग में इसका पता नहीं चलता है। तो ये हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस मतलब कि यहाँ पे सिम्टम्स। जब किसी को ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो जाती है किस तरह के सिम्टम यहाँ पे होते हैं? तो फर्स्ट है यहाँ पे क्रोनिक कफ, मतलब कि क्या है लंबे टाइम तक हमें क्या है यहाँ पे खांसी होती है। और देखिए खांसी यहाँ पे नॉर्मल खांसी नहीं होती है, हिसाब से ज़्यादा होती है। कभी कभी क्या होता है सुबह में उसके साथ में ब्लड के स्पॉट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो जाता है। सेकंड यहाँ पे ब्लड इन द स्पुटम, वही हमारी सेकंड लाइन है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे चेस्ट पेन, ये भी हमारा सिम्टम है जो आपका चेस्ट है उसमें पेन हो सकता है। साथ में लॉस ऑफ वेट, आपका वजन कम हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ वेट जो है ये सभी केसेस में नहीं होता है, कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो काफ़ी हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी डेंजर स्टेट में होता है। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेसिव फैटीज, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको थकान महसूस होगी। यहाँ पे एनोरेक्सिया वाली कंडीशन आपको आ सकती है, या फीवर इन द इवनिंग। यह हो सकता है कि आपको अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो शाम में आपको फीवर है, बाकी आप नॉर्मल रहें। तो इस तरह से हो सकता है। और भी हमारे सिम्टम्स यहाँ पे हो सकते हैं लेकिन इतना ही आपके लिए यहाँ पे इनफ है। तो एक्सेट्रा हमारे रहेंगे। अब चलिए इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट। मतलब कि भाई यहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस है उसमें फार्मासिस्ट के क्या रोल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द पीपल। अब देखिए एक जो पेशेंट है उसको तो प्रोवाइड कराई जा रही है लेकिन उससे अलग जो सोसाइटी के लोग हैं, तो क्या होता है जो यहाँ पे पीपल से लोग हैं सोसाइटी के,
तो उनको भी यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। इससे क्या होता है, जो लोग हैं पहले से अवेयर रहते हैं, उन्हें पता रहता है किस तरह से ट्यूबरक्लोसिस फैलती है, जिससे कि वहाँ पे वो बच सकें। सेकंड यहाँ पे एडवाइस प्रॉपर बैलेंस डाइट। जो लोग हैं और जो पेशेंट है उनको प्रॉपर डाइट के बारे में एडवाइस देना चाहिए, जिससे कि बीमारियाँ उनकी कॉज ना हो, या हो गई है तो जिससे बॉडी में उनकी ज़्यादा एक डेंजर स्टेट में ना जाए। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। अब किसी को भी हो गई है तो वहाँ पे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग प्रोवाइड करानी चाहिए, जो कि हमारी काफ़ी सारी होती हैं। अब सारी ड्रग यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम देखेंगे। तो लाइक जैसे हमारी आइसोनियाजिड होती है, मतलब कि टीबी के ट्रीटमेंट में हमारी यूज़ की जाती है। तो ये हो जाता है। अब चलिए इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं डिसीज नंबर 9, जो कि हमारे यहाँ पे रहेगी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो सीधा कहने का मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो फुल फॉर्म है इसके एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और शॉर्ट में इसको हम कहते हैं यहाँ पे ARI। तो क्या होता है, मल्टीपल क्वेश्चंस में आपको ARI के नाम से पूछा जा सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखें। तो देख लेते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में कोज इन्फ्लेमेशन इन एनी पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। देखिए हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इसके किसी भी पार्ट में हमारी जो ARI है इसमें ये इन्फ्लेमेशन कोज यहाँ पे हो सकती है। ये हो जाता है। और इसमें एक चीज़ और हम कह सकते हैं, जो हमारी इन्फ्लेमेशन कोज हो रही है तो स्टार्ट होती है नोज से और ये एल्वलाई तक हमारी यहाँ पे जा सकती है। तो ये हो जाता है। इसमें एक पॉइंट हम और देख लेते हैं, इट ऑल्सो रिजल्ट इन ए वाइड रेंज ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, लाइक जैसे कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया। अब देखिए जैसे कोल्ड हो जाते हैं, निमोनिया हो जाते हैं, इसके जो वाइड रेंज के यहाँ पे साइन और सिम्टम्स होते हैं, तो उसका भी रिजल्ट हमारे यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट। तो पॉजिटिव एजेंट यहाँ पे इसका एडिनो वायरस होता है, जो कि हमारा एक क्लास होता है यहाँ पे माइक्रोब्स, या हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ये एपिडेमियोलॉजी में फर्स्ट हम देख लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। द पॉजिटिव एजेंट ऑफ ARI आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयरबोर्न रूट। देखिए हमारी जो एयरबोर्न रूट होती है, तो इसके थ्रू ये जो हमारा ARI का यहाँ पे जो पॉजिटिव एजेंट है, या कह सकते हैं इसका जो इन्फेक्शन है, ये सीधा यहाँ पे हमारा ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे इसका इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें, मतलब कि किसी की बॉडी में अगर ये हमारा ट्रांसमिट हुआ है तो कितने दिन में फर्स्ट टाइम सिम्टम यहाँ पे शो हो सकते हैं। तो 2 से 14 दिन तक का टाइम हमारे यहाँ पे लग सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मतलब कि क्या क्या सिम्टम यहाँ पे हो सकते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ARI के। देखिए यहाँ पे रनी नोज, मतलब कि नाक बह सकती है आपकी। कफ, आपको यहाँ पे खांसी वगैरह भी हो सकती है। निमोनिया वाली कंडीशन भी आपको यहाँ पे आ सकती है, नॉर्मली बच्चों में हो जाता है, आपको पता होगा इसके बारे में। सोर थ्रोट यहाँ पे हो सकता है, फीवर बुखार भी आपको हो सकता है। कोल्ड यहाँ पे आपको सर्दी लग सकती है। और नेक्स्ट यहाँ पे ईयर प्रॉब्लम। देखिए ईयर, हमारे जो कान होते हैं उनमें भी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। या नेक्स्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। देखिए एक चीज़ आप पहले माइंड में रख लीजिए, जितनी भी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इन्फेक्शन हमारी बीमारियाँ होती हैं, तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ये तो हमारे यहाँ पे कॉमन है, आप किसी भी डिसीज के सिम्टम में यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो एक्सेट्रा इतने हमारे यहाँ पे रहेंगे। चलिए इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट। सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो इसके प्रिवेंशन में, इसको रोकने में एक फार्मासिस्ट के यहाँ पे क्या रोल होते हैं। जैसे कि टू क्रिएट एजुकेशन अवेयरनेस अबाउट ARI। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्रिएट एजुकेशन। सीधा आप ऐसे समझिए, हमारे जो यहाँ पे ARI है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और इसके लिए कुछ यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए एजुकेशन, मतलब कुछ पॉइंट ऐसे आपको अपने पास से बनाना चाहिए जिसको कि आप लोगों को समझा सकें इस तरह से इस डिसीज से आपको बचना है, इन्फेक्शन है, या किस तरह के प्रिकॉशंस आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं जिससे कि ये डिसीज वहाँ पे ना फैले। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन शुड बी मेंटेन। जो लोगों को यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन, मतलब कि जो साफ सफाई है उस चीज़ को मेंटेन रखने की सलाह देना। नेक्स्ट यहाँ पे इम्यूनाइजेशन, जो टीकाकरण होता है वो टाइम टू टाइम कराने की सलाह देना। नेक्स्ट यहाँ पे इम्प्रूव लिविंग कंडीशन। देखिए लोग जिस तरह से जी रहे हैं उनको बताना कि आप प्रॉपर डाइट लीजिए, या जो उनका रहन सहन है, साफ सफाई है, सभी चीज़ यहाँ पे आपने मेंटेन करके रखिए, जिससे कि बीमारियाँ यहाँ पे आपको कोज ना हो, या किसी को हो गई है तो कुछ प्रिकॉशंस वगैरह वहाँ पे फॉलो करें, बैलेंस। तो एक्सेट्रा इतने हमारे यहाँ पे ये रोल रहेंगे। अब चलिए डिसीज नंबर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे डिसीज रहेगी हमारे यहाँ पे 10। तो 10 हमारे यहाँ पे डिसीज है इबोला वायरस। अब देखिए आप सोच रहे होंगे किस तरह का हमारे डिसीज का नाम है। देखिए डिसीज का नाम है हमारे यहाँ पे इबोला, लेकिन हमारी जो ये इबोला यहाँ पे कोज होती है, तो इसका यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट है इबोला वायरस। तो यहाँ पे आपको याद रहेगा कि इबोला डिसीज का जो पॉजिटिव एजेंट है वो इबोला वायरस है। तो डिसीज का नाम भी यहाँ पे हम इबोला वायरस ही कह देते हैं। तो फर्स्ट आप देख लीजिए स्क्रीन पे, ये होता है हमारे यहाँ पे इबोला वायरस।
तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। इबोला इज ए रेयर बट ए डेडली वायरल इन्फेक्शन। कहने का मतलब है हमारे जो यहाँ पे इबोला डिसीज है ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है, मतलब कभी कभी ये किसी को होती है, लेकिन ये एक बार किसी को हो जाए तो कह सकते हैं डेडली वायरल इन्फेक्शन है, मतलब वायरल डिसीज है और इसके होने के बाद में डेथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमारा हो जाता है। इट्स कॉमन सिम्टम्स आर, और देखिए जब भी किसी को हो जाती है तो इसके कॉमनली सिम्टम यहाँ पे क्या नज़र आते हैं, जैसे कि फीवर हो सकता है, ये कह सकते हैं बॉडी एचेस मतलब बॉडी में पेन वगैरह दर्द वगैरह हो सकता है, डायरिया दस्त हो सकते हैं जो कि काफ़ी भयंकर वाले होते हैं, साथ में ब्लीडिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, इंक्रीज ऑफ सीवर इन्फेक्शन। और देखिए इसमें जो डेडली वायरल इन्फेक्शन हम कह रहे हैं तो इसका एक मेन रीज़न होता है, क्या होता है इसमें जो ब्लीडिंग इनसाइड मतलब कि बॉडी के अंदर आपकी ब्लीडिंग हो सकती है या आउटसाइड भी बॉडी के हो सकती है। अभी ब्लीडिंग वाली जो कंडीशन होती है मेनली जब इन्फेक्शन मतलब सीवर कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा आपको हो रहा है तो जब जाके ये होती है, इसलिए इसमें डेथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमारा हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट, तो कह सकते हैं इसका हमारा जो इबोला वायरस होता है यही हमारा इसके यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट होता है। तो इसके नाम और पॉजिटिव एजेंट ये आपको आई थिंक यहाँ पे याद रहेंगे। अब चलिए इसके एपिडेमियोलॉजी हम देख लेते हैं, तो कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे ये इबोला वायरस से कैसे दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी को हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन में। इबोला वायरस गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू ब्रोकन स्किन और कह सकते हैं मुकस मेम्ब्रेन ऑफ द आईज नोज और माउथ। देखिए हमारा जो माउथ होता है हमारा मुंह होता है, हमारी जो नोज हमारी नाक होती है, आईज हमारी जो आंखें होती हैं, तो इनकी जो हमारी मुकस मेम्ब्रेन होती है इससे भी ये एक एक से दूसरे की बॉडी में जा सकता है। साथ में जो ब्रोकन हमारी कटी फटी स्किन होती है ना, तो उसके थ्रू भी इबोला वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। तो आप थोड़ा सोच रहे होंगे सर ये थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे फैल रहा है। देखिए कटी फटी स्किन जो है अगर आपकी है और सामने आपके एक पेशेंट है जो कि इबोला से यहाँ पे ग्रस्त है, तो उससे आप थोड़ा सा दूरी बना के रखें या उस पे आप बैंडेज वगैरह लगा के रखें। सब चीज़ें फिलहाल आप दूरी वहाँ पे बनाए रखें। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड। देखिए जब इबोला किसी के अंदर कोज़ होता है तो फर्स्ट टाइम सिम्पटम नज़र आने में कितना टाइम लगता है? तो यहाँ पे 2 से 21 दिन तक का यहाँ पे आपके पास टाइम होता है। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या-क्या सिम्पटम नज़र आते हैं। वैसे सिम्पटम हमने आपको बताया लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि वोमिटिंग, उल्टी यहाँ पे हो सकती है, डायरिया, दस्त हो सकते हैं, यहाँ पे रैशेज़ स्किन पे रैशेज़ हो सकते हैं। साथ में इम्पेयर्ड किडनी एंड लीवर। देखिए हमारे जो यहाँ पे लीवर और किडनी के फंक्शन होते हैं। हमारे भी लीवर के क्या फंक्शन होते हैं, किडनी के क्या फंक्शन होते हैं, आई थिंक ये आपने एचईपी में अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो इसके जो फंक्शन होते हैं इम्पेयर्ड मतलब कि वो बिगड़ जाते हैं, जैसे नॉर्मली उनको वर्क करना चाहिए उस तरह से वो नहीं करते हैं। साथ में इंटरनल ब्लीडिंग ये हमारा मेन है। हमारी बॉडी में ना इंटरनल ब्लीडिंग होती है और जब हिसाब से ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, हमारी जो हार्ट है उसको प्रॉपर यहाँ पे ब्लड नहीं मिल पाता है, बॉडी हमारी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, इसलिए यहाँ पे इसको डेडली इन्फेक्शन कहते हैं। साथ में एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हमारी इस डिसीज़ में हो सकती है। तो ये होती है हमारी यहाँ पे इबोला डिसीज़। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंशन, मतलब कि जो ये इबोला यहाँ पे हो रही है तो इसकी प्रिवेंशन रोकने में एक फार्मासिस्ट के यहाँ पे क्या रोल हो सकते हैं। जैसे कि फार्मासिस्ट शुड एजुकेट द पीपल या कह सकते हैं हम पेशेंट अबाउट द वैक्सीनेशन। देखिए यहाँ पे जो हमारी इबोला है इसकी जो वैक्सीनेशन जो इसकी वैक्सीन है अवेलेबल है, तो कह सकते हैं जो लोग हैं उनको यहाँ पे एजुकेट करना मतलब कि उनको बताना चाहिए कि ये जो यहाँ पे इबोला वगैरह हो रहा है तो इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, आप इसकी वैक्सीन वगैरह लगवा सकते हैं। अक्सर क्या होता है लोगों को नहीं पता होता है, वो दवाई वगैरह खाते रहते हैं, जिनको पता होता है वहाँ पे वो लगवा लेते हैं। आप देखिए दवाई वगैरह काम तो करती है लेकिन वैक्सीनेशन जो होता है ये मेनली उसी के लिए बनाया गया होता है। तो ये हमारा हो जाता है। साथ में इसके जो सिम्पटम्स वगैरह होते हैं उसके बारे में भी लोगों को एजुकेट करना कि इस तरह का आपको सिम्पटम नज़र आ रहा है तो आप चेक करा लें, आपको इबोला वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोटेक्टिव मेजर्स शुड टेकन, मतलब कि यहाँ पे जो उस डिसीज़ को प्रोटेक्ट करने वाले मेजर्स हैं मतलब जाँच वगैरह या अदर तरीके से हम कह सकते हैं उनको यहाँ पे लेना। नेक्स्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। एक तरह से देखिए क्या है भी हमारी वायरल डिसीज़ है तो एक से दूसरे में ईज़िली जा सकती है। तो ये जो एक से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसमिशन मतलब कि फैलने के यहाँ पे चांसेज़ हैं, इसके इबोला वायरस के ट्रांसमिशन होने के, उनके रिस्क को यहाँ पे रिड्यूस करना। किस तरह से हम करेंगे, जैसे मास्क का यूज़ करना, कटी-फटी आपकी कोई चोट है, स्किन है, वहाँ पे बैंडेज वगैरह लगाना या हमारी जो आँख, नाक है उनको दूसरे से मतलब दूर रखना इन्फेक्टेड पर्सन से, जिससे कि हमारी बॉडी में ये ना फैले। तो इस तरह के यहाँ पे प्रिकॉशन वगैरह हम फॉलो कर सकते हैं जिससे कि डिसीज़ हमारी बॉडी में ना हो। तो ये हमारा हो जाता है। अब लास्ट यहाँ पे डिसीज़ नंबर 11 हम देख लेते हैं जिसका नाम यहाँ पे रहेगा मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस।
नाम थोड़ा-सा अजीब-सा है इसका, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, तो ये इसका नाम है यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखने से पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए, जब ये किसी को होता है तो कुछ इस तरह की कंडीशन इसमें हमारी शो होती है। और नेक्स्ट हम सीधा कह सकते हैं हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उससे रिलेटेड हमारी ये डिसीज़ होती है। चलिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इट इज़ ए सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द थिन लाइनिंग सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखिए हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, हमारी जो ब्रेन होती है, इसकी जो यहाँ पे थिन लाइनिंग होती है ना, तो इसका हमारे ये एक सीरियस इन्फेक्शन होता है। कहने का मतलब है जब ये इन्फेक्शन कॉज हो जाता है तो ये सीरियस हमारी कंडीशन होती है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल हमारा इन्फेक्शन है ईज़िली हमारा सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। और इसको एक और नाम से यहाँ पे हम जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फीवर। तो सेरिब्रो स्पाइनल फीवर मतलब कि इसका दूसरा नाम है जिससे हम इसको यहाँ पे इसको जानते हैं। तो ये हमारा हो जाता है। अब देखिए इतना ही आपके लिए इनफ है, ज़्यादा आपको इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है आ जाए लेकिन रियल केस में हमारी आएगी। अच्छा इसमें सेकंड हम देख लेते हैं इसका पॉजिटिव एजेंट जिससे हमारी यहाँ पे मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस हमारी कॉज होती है। तो यहाँ पे निसीरिया मेनिंजाइटिस, ये इसका यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट होता है जिससे कि हमारी ये कॉज होती है। तो इसको हम देख लेते हैं ये। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है। अब चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं एपिडेमियोलॉजी, मतलब कि इसमें 2 पॉइंट हम देखेंगे। फर्स्ट हमारे यहाँ पे रहेगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह से एक से दूसरे में ट्रांसमिशन होता है इसका। जैसे कि इट इज़ यूजुअली स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद द सलाइवा और यहाँ पे नाज़ल सेक्रेशंस इन्फेक्टेड पर्सन। सीधा कहने का मतलब है ये जो हमारे यहाँ पे ये इन्फेक्शन है, हमारी डिसीज़ है, अगर कोई हमारा इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसका जो यहाँ पे नेज़ल सेक्रेशंस है उससे, या हम कह सकते हैं उसका जो सलाइवा है। अब देखिए सलाइवा हम बोलते हैं स्पुटम के थ्रू भी सलाइवा हमारी बॉडी से बाहर जा सकता है, सीधा एनवायरनमेंट में जा सकता है। दूसरा पर्सन कॉन्टैक्ट में आ रहा है, इनहेल कर रहा है, उसकी बॉडी में जा रहा है, उसको ईज़िली ये कॉज़ हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड, कितने टाइम में सिम्पटम नज़र आ सकते हैं, तो 2 से 10 2 टू 10 डेज़ में इसके सिम्पटम्स यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, मतलब कि हमारी जो यहाँ पे डिसीज़ है तो इसके क्या-क्या सिम्पटम्स यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे पुअर फीलिंग, मतलब कि अजीब पुअर सी आपको फीलिंग आएगी यहाँ पे। साथ में सडन हाई फीवर, या हो सकता है आपको फीवर नहीं था लेकिन अचानक से आपको तेजी से बुखार चढ़ गया, तो ये हो सकता है। या हेडेक, सर दर्द, मतलब नॉर्मल वाला नहीं, काफ़ी तेज़ आपको सर दर्द इसमें हो सकता है। साथ में वोमिटिंग, उल्टी आपको हो सकती है, नोज़े, घबराहट वगैरह हो सकती है। जॉइंट पेन, आपके जो जोड़ है उनमें पेन हो सकता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे कन्फ्यूज़न। अच्छा कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्यों हो सकती है, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे ब्रेन है उससे रिलेटेड हमारी ये डिसीज़ है। में आपको हो सकती है। साथ में यहाँ पे फास्ट ब्रीथिंग, क्या है हमारी जो यहाँ पे ब्रीथिंग है ना, यहाँ पे वो आपकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो सकती है, तो ये हमारा हो जाता है। कहते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब कि जो ये डिसीज़ हमारी हो रही है तो इसके प्रिवेंशन में फार्मासिस्ट के क्या रोल होते हैं। जैसे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ वैक्सीन वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि एजुकेट अबाउट पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। देखिए लोगों को, जो पेशेंट है या जो पेशेंट यहाँ पे नहीं है, तो उनको यहाँ पे एजुकेट करना, बताना कि इस डिसीज़ के अंदर यहाँ पे पॉलीसेकेराइड वैक्सीन आप ले सकते हैं। साथ में प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन आप ले सकते हैं, कंजुगेटिव वैक्सीन आप ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं हमारा जो प्रोफाइलैक्सिस होता है वो यहाँ पे रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि हमारी जो डिसीज़ है इसके ट्रांसमिशन के जो मतलब रिस्क है उनको यहाँ पे रिड्यूस कर सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पे एजुकेट करना चाहिए, सलाह देनी चाहिए, एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे जो डिसीज़ हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी जो कम्युनिकेबल डिसीज़ थी, इसमें हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इनको कवर कर लिया। अभी डिसीज़ आई थिंक हमारी आगे पीछे हो गई, लास्ट में हमारा इबोला था, लेकिन इसको हमने लास्ट में हमारा मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस देखा है, तो इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान ना करें। एग्ज़ाम में आपको डिसीज़ के नाम से पूछा जाएगा, ना कि यहाँ पे नंबर से। तो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं इनको। तो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। देखिए हमने कोशिश की है सभी डिसीज़ को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो सीधा आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो हमारे नोट्स हैं जिनसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए सीधा आप हमारी वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं, www.easyfarms.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या सीधा आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हमारा फोटो सीधा उस पर आ जाएगा, वही हमारी वेबसाइट है। तो वहाँ पे सीधा आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आप इंग्लिश में ये वाले नोट्स, या इसी के कन्वर्ट करके हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स बनाए हुए हैं, आप उनको भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।